और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम अगर अपने मेहमानों का परिचय कराएं आपसे तो सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डीसीपी हैं साउथ वेस्ट दिल्ली से, और इसके साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जुड़ेंगे। प्रवेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ, और हमारे साथ शिशिर जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई हैं, मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब प्रसन्नजीत भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रवेश कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, हमारे देश की जो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, कितनी संवेदनशील ये सीमा है अगर हम इस 4000 किलोमीटर की ज़्यादा से सीमा से बात करते हैं, और किस तरह से ये आ जाते हैं इस वक्त, किस तरह से इन पर एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, हमारा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। उसमें से आप देखिए 1016 किलोमीटर तो रिवर लाइन बॉर्डर है और 63 किलोमीटर हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है। अब इसमें जो है आप देखिए, उसमें से काफी जगह जो है असम और बंगाल में फेंसिंग अभी तक नहीं हुआ है। फेंसिंग के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जमीन जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, और काफी जगह जो है फेंसिंग नहीं आया है, और कुछ जगह जो है फेंसिंग सिंगल तार का फेंसिंग आया हुआ है, जिसके वजह से और रिवर लाइन बॉर्डर के वजह से जो हमारा जो बांग्लादेश का जो शरणार्थी वो आ जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताता हूँ, जितना भी हमारा हो चुका है, जितना भी आ चुका है 1971 में देखिए, 75 में देखिए, हमारे पास तो मोरलेस 3 करोड़ से ज्यादा है बांग्लादेशी हमारे देश में। और मैं एक किताब लिखा था, उसका नाम है बांग्लादेश माइग्रेंट्स थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि ये जितने घुसपैठिया अभी आए हुए हैं, जो असम आप देखेंगे, जो डेमोग्राफिक चेंज हमारा बांग्लादेश का, हमारा वेस्ट बंगाल का जितना बॉर्डर है, आप कुछ बिहार जाइए, नदिया जाइए, मालदा जाइए, 24 परगना जाइए, वहां पर बॉर्डर में डेमोग्राफिक चेंज पूरा हो चुका है। और ये जो है, हम बताते हैं कि दिल्ली में हमने 50 या 10 बांग्लादेशी हमने पकड़ लिए हैं, और कलकत्ता में हमने 6 पकड़ लिए हैं। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हमारा दिल्ली में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी हैं। ये जितने जो है हिंदू नाम लेकर के, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो हिंदू नाम लेकर के रह रहे हैं। और इस मतलब बता रहा हूँ, आप कन्याकुमारी जा रहे हैं और वहां जा रहे हैं, मैं श्रीनगर का बात कर रहा हूँ। श्रीनगर में आप जो कामारबाड़ी के आगे एक बांग्लादेशी विलेज है, ये क्लियरली मैं बताऊं, मैंने खुद ही देखा हुआ है, श्रीनगर में भी उनका गांव है। लेकिन ये जो पेनिट्रेशन होता है, हमारा बॉर्डर पोरस है, लेकिन डेफिनेटली अभी जो हुआ, मैं क्लियरली बताऊं, बांग्लादेश का सिचुएशन जो है कि मिनी पाकिस्तान हो चुका है। अभी जो है बिल्कुल इसी पर हमारे देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता और विशिष्ट मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं, डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, किस तरह से वेरिफिकेशन किया और कितना चैलेंजिंग ये था? मैडम, हमने हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शन से और कमिश्नर ऑफ पुलिस के डायरेक्शन से हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई जगहों को हमने चिन्हित किया जहां पे इस तरह के लोग हो सकते थे। तो महिपालपुर एरिया, रंगपुरी एरिया, इस तरह से कई जगहों पे फिर हमने उनका वेरिफिकेशन शुरू किया। तो लगभग 4-5 हज़ार लोगों का जब वेरीफाई किया तो हमें 500 के आसपास सस्पेक्ट लगे, जिनमें हमें लगा कि उनके कागज़ पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए। तो हमने फिर आसाम और बंगाल में कई जगह पे हमारी टीम्स भेज करके वेरीफाई किया। और जब हमें ये उनमें पता चला कि ये इनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं, इनका कोई आधार नहीं है या वहाँ से उन्होंने नकली बनाए हुए हैं, तो हमने ऐसे करके 31 लोगों को अभी तक वापस डिपोर्ट किया है। बिल्कुल। और जो लोग पकड़े गए उनसे क्या पता लगा, किस तरह से एक पूरा सिंडिकेट इसमें काम करता है, और उससे आगे की कार्रवाई के लिए किस तरह से मदद मिली, और जो डिपोर्ट किए गए उनकी भी किस तरह से ये गारंटी हुई कि वो वापस भेज दिए गए हैं? डिपोर्टेशन का एक प्रोसेस होता है, वो एफआरआरओ के थ्रू होता है। तो जब यहाँ से कंप्लीट होने के बाद में वो जाते ही है, और इसमें जब वो वहाँ से आते हैं तो इनका बंगाल में उन्होंने ज़्यादातर ने जो बॉर्डर के पास में वहाँ से कोई न कोई ऐसा आधार कार्ड या कुछ बनवाया होता है। उसके बाद में वो यहाँ पे आए, और उनमें से हमें कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके पास किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज नहीं थे। तो वो पोरस बॉर्डर के थ्रू आए, फिर यहाँ कई साल
भारत की अलग जगहों पे रहे, कोई मुंबई में रहा, कोई दिल्ली में रहा, आसपास रहे, फिर उन्होंने जनरली छोटे मोटे काम किए यहाँ पे। तो इस तरह के लोग भी हमें मिले, दोनों तरह के लोग मिले हैं। सुरेंद्र जी, दस्तावेज नहीं थे, लेकिन जो फर्जी दस्तावेज थे वो किस तरह से बनाए गए, ये रैकेट्स भी, इसका भी भंडाफोड़ हुआ? हमारी इसमें अभी जो हमने 500 लोगों को पाया है उसमें इस तरह का नहीं निकला, लेकिन साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो दिल्ली का एक जिला है वहाँ पे इस तरह के मिले और उस पर उन्होंने कार्रवाई भी करी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। शिशिर, वहां से भी कई लोगों को वापस भेजा गया है और लगातार वहां पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी वहां से? बिल्कुल, देखिए लगातार रमा अगर बात करें तो कार्रवाई जो है मुंबई में, और सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग पॉकेट्स में की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे कुछ पॉकेट्स है जहां पर जो है बांग्लादेशी, जो इलीगल बांग्लादेशी सिटीजन है उनकी संख्या ज्यादा है। जैसे ही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी खबर मिलती है वहां पे रेड डाली जाती है और बांग्लादेशियों को पकड़ा जाता है। एक उदाहरण रमा आपको देना चाहूंगा मैं, 4-5 दिन पहले की बात है, मुंबई के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने उस जगह पर छापा डाला और छापा मारने के बाद हालांकि कुछ जो बांग्लादेशी थे जो इलीगली यहां पर रह रहे थे उनको हिरासत में लिया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो हैरानियत की बात यह है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन दूसरी बात जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ भी है, उनमें से कुछ लाभार्थियों को मिला है। और पुलिस को हालांकि बात जब पता चली तो पुलिस ने जो सिटीजन्स है उनको जो हिरासत में लिया है। हालांकि इसके बाद जो बांग्लादेशी थे उनके जो वकील थे उन्होंने बात कही कि ये जो बांग्लादेशी उनको जो है सरकार की योजना का लाभ मिला है, इसका मतलब यह कहीं ना कि डॉक्यूमेंटेशन उनके पास पूरी तरह से है। मुंबई की बात करें तो मुंबई का मानकुर्द का इलाका, थाने का हम इलाका बात करें, भिवंडी, मालेगांव, इन जैसे इलाकों पर हालांकि जो है पुलिस की ज्यादा नजर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात रमा पिछले 1 महीने से लगातार सामने आ रही है और इस पर जो है महाराष्ट्र सरकार नजर बनाए हुए है, वो है कि जिस प्रकार से इनको डॉक्यूमेंट्स मिलता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है कलेक्टर ऑफिस से लिया जाता है। तो हालांकि पुलिस और साथ ही साथ सरकार, राज्य सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी गठित की है। उस एसआईटी के माध्यम से ये जांच की जाएगी कि जो लंबित मामले हैं, जो हालांकि 1 या 2 साल बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट लेने आए हैं, वो मामले पर जांच की जाए कि आखिर इतने डिले क्यों हुए। और साथ ही साथ उस एसआईटी के जरिए सरकार ने यह भी इस वक्त जो है रोक लगाई है, जो पुराने इस प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनकी भी तफ्तीश की जाए, क्योंकि इन कई सारे केसेस में ये पाया गया है कि ये जो बांग्लादेशी है ये बर्थ सर्टिफिकेट हो या बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स हो वो बाद में जो है रिसीव करने आते हैं, और ऐसे में जो कहीं ना कहीं लोकल जो उनको सपोर्ट मिलता है, तो अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पुलिस जो है और साथ ही साथ बाकी अन्य जगह पर भी पुलिस ये जो लोकल इनके जो एड्स है उन पर भी इस वक्त जो है काफी कड़ी नजर रख रही है और किस प्रकार से नजर रखी जा रही है। शिशिर, आएंगे आपके पास। प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ी चिंता का विषय और काफी समय पहले से ये विषय उठाया जा रहा है, क्या वजह है इस पर लगाम नहीं लगा पाए और इस वक्त क्या स्थिति वहां पर है? नहीं, देखिए मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक तो है कि लगाम लगाने की कोई कोशिश किसी की तरफ से पिछले 1977 से किया नहीं गया। वजह क्या पहले रही? वाम मोर्चे की सरकार और बाद में तृणमूल कांग्रेस की सरकार, कभी भी इस ऊपर ये इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर रोक लगाने की कोशिश नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात है कि जो साहब कह रहे थे कि वो 5, 6, 10 पकड़ के कोई फायदा नहीं है, मैं भी कोलकाता से ही बोलना चाहूंगा कि ये 5, 6, 10 का मामला नहीं है, ये हजारों और लाखों में ये शंका है जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से भारत की अलग अलग जगह पे फैल चुके हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड मानव तस्करी ये जारी है। और ये सब का ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात बताया जा रहा है, ये बंगाल तक जिलों में जो बताया जा रहा था, दक्षिण 24 परगना से लेकर उत्तर 24 परगना, उसके बाद नदिया, उसके बाद मालदा, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद साउथ दिनाजपुर, सब डिस्ट्रिक्ट में ये इसका एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जहां पे इनको डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, इनको इन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और अलग अलग शहर में भेजा जाता है, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो मणिपुर की किसी शहर हो, जहां पे जाके आपको देखने को मिलेगा ये इलीगल बांग्लादेशी। ये तरीका जारी है और अभी बांग्लादेश की जो स्थिति है इसके कारण हम कुछ कड़ा हुए हैं, हमारी सरकार की तरफ से, इसका कुछ केंद्रीय सरकार की तरफ से या बाकी जगह की तरफ से कुछ कदम उठाया जा रहा है, लेकिन लगातार कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में रिवराइन बॉर्डर और बिना फेंसिंग की बॉर्डर कई सारे जगह पे है जहां से उस पार से इस पर आना काफी आसान है और बीएसएफ के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये 2000
किलोमीटर बंगाल की और पूरे देश की 4095 या 96 किलोमीटर को मैनिंग करना। रमा, बिल्कुल। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा था कि डिपोर्टेशन की एक जो है प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया भी आपसे जानना चाहेंगे, और किस तरह से जो और लोग हैं, क्योंकि एक बड़ा इसमें सिंडिकेट है, वो इसमें शामिल ना हो और उन्हें रोका जा सके, इसके लिए भी कैसे नज़र रखी जा रही है? सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। मौमिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं असम से, आपके पास आना चाहेंगे। असम में भी बड़ी कार्रवाई और वहाँ पर जो लोकल हैं वो भी इसके खिलाफ अभियान निकाल रहे हैं। मौमिता, क्या जानकारी वहाँ से? जी हाँ रमा, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लास्ट ईयर बांग्लादेश में जो सरकार पलटने की या फिर गिरने की जो बात हुई थी, उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन है इलीगल बांग्लादेशी की, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रहा है। अभी तक जो असम पुलिस या फिर स्पेशल टास्क फोर्स और BSF के चलते जो अभियान उन्होंने चलाया है, उसके चलते करीबन 150 से भी ज़्यादा बांग्लादेशी को सोफार पकड़ा गया है। उनकी जाँच पड़ताल हुई, फिर उनको वापस भेजा गया है। 2-3 दिन पहले ही, जैसे 24 जनवरी 2025 को 6 बांग्लादेशी को पकड़ा गया था धुबरी इलाके में। उन लोगों की जांच पड़ताल की, फिर उन लोगों को वापस बांग्लादेश की ओर भेजा गया है। असम पुलिस या फिर स्पेशल टास्क फोर्स हो या फिर BSF हो, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बॉर्डर इलाका है, जो असम और बांग्लादेश की जो बॉर्डर इलाका है, जैसे करीमगंज, जिसको अभी श्रीभूमि के नाम से नामांकित किया गया है, धुबरी हो गया, मानकसर, फिर साउथ सलमारा, ये जो एरिया है, ये सब डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, जिसके चलते जो इन्फिल्ट्रेशन की जो तादाद है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है इन कुछ दिनों में। तो इसके चलते तो बॉर्डर फेंसिंग हो गया या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी की चिंताएं अगर बढ़ी है तो कार्रवाई भी तेज हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, वहाँ पे बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम में हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद भी चर्चा रहेगी जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं बेहद ख़ास। हमारे ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुकेश, एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से हम वो प्रक्रिया पूछ रहे थे, किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस तरह से और भी कड़ी नज़र जो है इस वक्त रखी जा रही है? बिल्कुल रमा, एक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया होती है। पहले ये लोग जो है फेक वेरिफिकेशन के माध्यम से उनको पहचानते हैं, उनकी पहचान कराते हैं। जैसा DCP सुरेंद्र ने बताया कि इनके जो स्टेट्स होते हैं, जहां ये बोलते हैं गुवाहाटी, आसाम, जिस भी बॉर्डर से ये लोग यहाँ पर आते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, वहां टीम भेजी जाती है। फिर इनके लिंक निकाले जाते हैं, इनके व्हाट्सएप कॉल, इनके मैसेजेस से ऐसा पता लगा कि इन लोगों से कनेक्शन बांग्लादेश में है। उसके बाद वहां पर उन लोगों से कॉन्टेक्ट किया गया तो वो उन्होंने बताया कि ये उनके पहचान वाले हैं। ऐसे स्टैब्लिश करा दिल्ली पुलिस ने धीरे धीरे करके, और कई हजारों दस्तावेज अलग अलग जिले में जो है वो खंगाले गए। उसके बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद जो मेन एक्यूज थे उनको पकड़ा गया और उनको डिपोर्ट किया गया। FRO जो फॉरेन की यूनिट है जो दिल्ली पुलिस के लिए काम करती है, उनको ये इत्तला करते हैं कि ये फला फला व्यक्ति हैं, इनकी जानकारी आप उपलब्ध कराएं। अगर उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है तो ये उनको उनके हवाले कर देते हैं। उसके बाद एक कैंप पे इनको रखा जाता है और अलग अलग इलाकों से इनको वहां से बॉर्डर के रास्ते बाहर भेजा जाता है। और वहां पर भी ये सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि आसानी से कोई मानेगा नहीं कि ये मेरा व्यक्ति है या मेरा सिटीजन है, क्योंकि घुसपैठिए को लेकर के एक अलग ही मुहिम रहती है। उसमें बिल्कुल इसी पर प्रवेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एक बेहद जो है कड़ी प्रक्रिया होती है और इसमें भी कई तरह के जो टेस्ट है वो किए जाते हैं। किस तरह से ये एक, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं, उसके लिए एक बड़ा ख़तरा जो है उसके रूप में सामने आता है, अगर आपराधिक गतिविधियों की बात करते हैं या फिर इनके हैंडलर्स की बात करते हैं या फिर इनके ज़रिए और भी लोगों के अंदर आने की बात करते हैं। हम मेरे को पूछ रहे हैं? प्रवेश जी, आपसे पूछा मेरे को ना जी। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हैंडलर्स हमारे साइड में बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे जो असम से बोल रहे थे, मैं उन्हें सुन रहा था। इसके साथ मैं एक और चीज़ असम का ही बता रहा हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है बांग्लादेशियों का, वो होता है असम का धुबरी में जो चर आइलैंड है।
ये 4 आइलैंड जो टेम्पररी 4 आइलैंड्स हैं और जो परमानेंट 4 आइलैंड्स हैं, परमानेंट 4 आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड बांग्लादेश। 4 आइलैंड धुबरी का रिवर के अंदर, कुछ टेम्पररी 4 आइलैंड्स जो है विंटर में और समर में धुबरी रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर से उभर करके ऊपर आ जाते हैं, उसमें बांग्लादेशी आ जाते हैं और उनको जो है आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड और वोटर्स कार्ड भी दे दिया जाता है। और ये जो हैंडलर्स होते हैं, मैक्सिमम हैंडलर्स आपको मालदा में मिलेंगे, मुर्शिदाबाद में मिलेंगे, नदिया में मिलेंगे, करीमगंज में मिलेंगे। इनके ऊपर नजर रखना चाहिए। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारा जो प्रक्रिया है, हम ये देखते हैं कि ठीक है डिटेक्शन कर दिया, हम वेरिफिकेशन कर दिया और इनको जो है फॉरेनर्स एक्ट 1946 में उनको चार्जशीट में दाखिल कर दीजिए, उनको ऑर्डर हो गया कि आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए। यहीं पर जो टेक्निकल बात मैं बताना चाहता हूं, जो करना चाहिए, जो हम नहीं कर सकते हैं, जब कोर्ट से ऑर्डर होता है कि आप इनको बांग्लादेश भेज दो, या कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस बोलता है हमने उनको बॉर्डर भेज दिया है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कैसे भेजे? बांग्लादेश राइफल या नाउ बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश एक भी इंडिया से कोई भी बांग्लादेशी को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं क्लियर बात बोलता हूँ, वो बोलते हैं ये हमारा आदमी नहीं है, हमने चेक कर लिया, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल, कर सकते, काफी तो चैलेंजिंग प्रोसेस ये होता है। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि बहुत लंबे समय से वहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि इस समस्या का समाधान किया जाए। इस वक्त किस तरह से देखते हैं इसके जो सामाजिक इस पर असर पड़ा, इसका जो सांस्कृतिक असर पड़ा, या इसका अगर हम डेमोग्राफिक इसका अगर पूरा मूल्यांकन करते हैं इसके असर का, तो यही वजह है कि आज जो लोकल नागरिक, जो स्थानीय नागरिक हैं, वो अब इसके खिलाफ खड़े हो उठे हैं और ये कार्रवाई जो है तेज हो रही है। बिल्कुल रमा, आप सही कहा है, क्योंकि अगर 2011 के बाद हमारे यहाँ पे सेंसस नहीं हो पाया, जब भी सेंसस हम कर पाएंगे तब पता चलेगा कि दक्षिण 24 परगना से, बंगाल की बात मैं बता रहा हूं, दक्षिण 24 परगना से साउथ दिनाजपुर तक, दक्षिण से उत्तर तक जितने सारे सीमावर्ती जिला है, सब जगह पे, इसमें दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद में जो डेमोग्राफिक चेंज है वो पहले से ही साबित हो चुके हैं। लेकिन अब जो नदिया और नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, इसका जो डेमोग्राफिक चेंज है, माइनॉरिटी यहां पे मेजॉरिटी बन गए हैं, ये पता चलेगा तुरंत अगर आगे जाके किसी दिन हम सेंसस कर पाए तो उस दिन। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ये कोई वैसे नहीं हो गया है, ये सोचा, जैसे मैं कह रहा था, ये मानव तस्करी का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट और रैकेट है, जिसमें हमारी देश की कुछ अफसोस है मुझे कहने के लिए, क्योंकि हमारी देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल है और ये हमको पता चलेगा आगे आने वाले किसी भी सेंसस में। और ये जो मानव तस्करी है, चाहे वो आज का रोहिंग्या हो या आगे का बांग्लादेशी हो, जो भी हो, सबका ये जो रूट और लाइन है, ये रूट और लाइन बांग्लादेश की, ये बंगाल की ये सब जिला हो करके और आसाम की 1-2 जिला हो करके, मौमिता हमारे साथ में है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनको शायद पता होगा कि काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट जैसे जगह पे उसका बीच में बांग्लादेशियों का पॉकेट बन गया था, जो बाद में शायद अभी क्लियर किया गया है। तो इस तरह की पॉकेट पूरे बंगाल में जगह जगह पर है और इसी लोगों ने फैसिलिटेट करते हैं उन दूसरा स्टेट में, चाहे छत्तीसगढ़ में चले जाए, चाहे नॉर्थ की किसी जगह पे चले जाए, या दिल्ली के जमुना पार चले जाए, या मुंबई की किसी जगह पे चले जाए, और हर को पूछिएगा कि आपका घर कहां है, बोलेगा कि मालदा या मुर्शिदाबाद में, क्योंकि ये बोलना अति सहज है। ये बोलते भी है बांग्ला भाषा जो मुर्शिदाबाद और मालदा से मिलता जुलता है, और इनका नाम भी ऐसा ही होता है जो मुर्शिदाबाद और मालदा का मेजॉरिटी पॉपुलेशन का नाम है या धर्म है। तो मौमिता, आपके पास आना चाहेंगे, बोल जाने से बिल्कुल। मौमिता से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिखते भी एक जैसे हैं, भाषा भी वैसी ही होती है, घुल मिल जाते हैं और फर्जी दस्तावेज तो होते ही हैं, और यही वजह है कि आर्थिक रूप से भी एक बड़ा नुकसान जो स्थानीय लोग हैं उनको झेलना पड़ता है।
जी हाँ रमा, ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है कि वो लोग मिलते जुलते भी करीबन सेम ही दिखते हैं, या फिर जो भाषा है उसमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, और जो दस्तावेज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो काफ़ी फर्जी वो लोग लेके आते हैं, तो उसके चलते पकड़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है। फिर भी यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है या फिर स्टाफ फोर्स है, वो लोग तो अपने काम पे जुटे हुए हैं कि ताकि उन लोगों को अच्छे से पहचाना जाए। और हमारे संवाददाता जो प्रसन्नजीत दा ने अभी उन्होंने कहा था कि काजीरंगा में कुछ कुछ जगह में जो पॉकेट्स, वो आप अगर जाओगे जब तक सेंसस नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है, अगर सेंसस नहीं करा जाएगा तो फिर कितने अमाउंट के जो बांग्लादेशीज है या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो तब तक पता नहीं चलेगा। अभी तक हम लोग को जितना पता है कि 150 से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक पकड़ा गया है और उनको फिर से वापस बांग्लादेश में भेजा गया है, लेकिन ये जो नंबर है ये उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसके चलते जो जो कर सकते हैं असम पुलिस या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी कर सकते हैं वो तो अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों में भी ये एक जो एक जोश होता है ना कि लाइक लोगों को जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जिसके चलते यहाँ पे जो वर्कर्स हो गया, काम करने के लिए जो लोग हो गए, उनके भी यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ में बदल रहे हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे भी देखने को काफ़ी मिल रहा है। तो आगे चलते यही पता चलेगा कि जो असम पुलिस है या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्स है वो क्या करे, वो जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से लगातार जो कदम है तादाद है इन लोगों की पूरी सफाई कर सके। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस का नारा हिमंत बिस्व शर्मा ने भी दिया। शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुंबई में हालिया मामले आए हैं, नाम बदल के ये लोग रहे हैं या अलग अलग तरीके के इन्होंने काम किए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सावधानी की ज़रूरत है, ये आपके ड्राइवर भी हो सकते हैं, ये माली भी हो सकते हैं, ये काम करने वाले भी हो सकते हैं, सुरक्षा को एक बड़ा ख़तरा, और जिस तरह से ये फर्जी दस्तावेज़ बनाते हैं उसमें भी तमाम तरह का एक रैकेट निकल कर आया है कि जो इनका एक फीस स्ट्रक्चर होता है उस पर भी किसी तरह से नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, एक बार बांग्लादेशी जो है अलग अलग हिस्से में देश के कोने में आते हैं तो उसका अगर रिपरकशन देखेंगे, अगर उसका परिणाम देखेंगे तो अलग अलग परिणाम अब दिख पाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र की खासतौर पर बात करना चाहूंगा मैं। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में अगर देखा जाए, चूंकि ये आरोप जो है पॉलिटिकल पार्टी के जरिए लगाए गए, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके द्वारा लगाए गए हैं कि जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न बदला है महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर हम बात करें विधानसभा का चुनाव, ये उसमें सबसे उभर कर सामने आई है। जो कुछ पॉकेट्स हम पहले कहते थे कि माइनॉरिटी बेल्ट जो पॉकेट्स है उनके जो परसेंटेज वोटिंग थी वो अब अगर देखा जाए तो बदली हुई है, और ये आधार पर कहा जा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास जो दस्तावेज है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। मतलब एक कहीं ना कहीं सर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से डेमोग्राफी हो रहा है। दूसरा असर जिस प्रकार से संसाधन है, महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में जो इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं उनके पास दस्तावेज है, लेकिन साथ ही साथ जो संसाधन राज्य के है वो संसाधन का लाभ भी उनको मिल रहा है। फिर चाहे हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, फिर चाहे हम रेशन की बात करें, रेशन तमाम तरह की चिंताएं हैं, पर भी जो है बिल्कुल जो आंतरिक सुरक्षा है उसको तो खतरा है ही, इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी है, और इसी की वजह से देश के कोने कोने में जो है इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया शिशिर आपका, प्रवेश जी आपका, ममिता आपका, और प्रसन्नजीत आपका, और मुकेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा। दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा, जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।